उसका आप देखें तो टेफ्लॉन। तो पॉलिथीन का एग्जांपल तो हालांकि मैं आपको दे चुका हूं, इससे दोबारा नहीं बताऊंगा। आपको एग्जांपल देता हूं पॉलीस्टाइरीन का। तो पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन की एक इकाई क्या होती है? पॉली वर्ड को हटा दो, पॉली का मतलब अनेक, तो स्टाइरीन की बहुत सारी इकाइयां जुड़ती है, स्टाइरीन की बहुत सारी इकाइयां जुड़ती है, तब क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन। तो स्टाइरीन एक लिख देते हैं अपन, ये आपके हो गए। इस कार्बन के भी 4 बंध हैं, इस कार्बन के भी 4 बंध में ये आपका हो गया स्टाइरीन, और स्टाइरीन के आगे लगा देते हैं एन। अब आपको पता है स्टाइरीन की बहुत सारी कई, इस कार्बन को भी आगे जुड़ना पड़ेगा, इसको भी आगे जुड़ना पड़ेगा, तो बीच में से क्या हो जाएगा? आपका बंध हट जाएगा, बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, बन जाएगा आपका CH2CH, ये आपका बन गया पॉलीस्टाइरीन। तो ये आपका कैसा एक है? असंतृप्त एक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बंध है, और इनमें क्या हुआ है? योग हुआ है। अब दूसरी परिभाषा आती है आपके संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, संघनन बहुलक क्या होता है? वे बहुलक जिनमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह, जिसमें 2 या 3 फर्स्ट ग्रुप होते हैं, वे बहुलक जिनमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह व युक्त एकलक इकाइयों के बार बार संघनन से जो बहुलक बनता है वो कहलाता है आपका संघनन बहुलक, 2 या 3 बार। तो नायलॉन 6 इसका एग्जांपल है। मैं दोबारा इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि नायलॉन 6 में व्याख्या कर चुका हूं सह बहुलक में। संघनन बहुलक की परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूं। वे बहुलक जो द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयों के बार बार संघनन से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? संघनन बहुलक। एक इसकी खास बात बता दें कि जब संघनन बहुलीकरण होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है, जैसे जल है, एल्कोहल है आदि। जैसे मैंने आपको नायलॉन 6 का जब प्रिपरेशन मेथड पढ़ाई थी सह बहुलक में, जब मैंने वहां पे आपको याद हो तो NH2 और यहाँ था आपका COOH, और यहाँ से मैंने जल के अणुओं का निष्कासन करवाया था। तो संघनन बहुलीकरण जो प्रोसेस होती है उसमें छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है, जैसे जल हो, एल्कोहल हो इत्यादि। तो ये हो गया वर्गीकरण का तीसरा आधार, बहुलीकरण के आधार पर। तो बहुलीकरण के आधार पर बहुलक 2 प्रकार का होता है, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक क्या होता है? असंतृप्त एकलक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा जो बहुलक बनते हैं योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। संघनन बहुलक क्या होते हैं? द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयों के बार बार संघनन से जो बहुलक बनता है संघनन बहुलक। तो आप जानते होंगे नायलॉन 6 में द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां हैं। जैसे नायलॉन 6 जो बनता है उसमें 2 एकलक इकाइयां होती है, हेक्सामेथिलीन, डाइएमीन। तो एमीन कितने हैं? 2, तो 2 फर्स्ट ग्रुप हुए। तो ये आपका होता है संघनन बहुलीकरण। अब आता है वर्गीकरण का चौथा आधार। वर्गीकरण का चौथा आधार पढ़ेंगे हम। वर्गीकरण का चौथा आधार है ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ताप के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ताप सुघट्य बहुलक। ताप सुघट्य बहुलक क्या होता है? वे बहुलक जो ताप देने पर नरम हो जाते हैं तथा ठंडे होने पर कठोर हो जाते हैं, यही प्रक्रिया बार बार उनके द्वारा दोहराई जाती है, ऐसे बहुलक कहलाते हैं ताप सुघट्य बहुलक। वे बहुलक जो ताप देने पर तो नरम हो जाएंगे, और जैसे ही आप उनको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर पुनः वो कैसे हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं? ताप सुघट्य बहुलक। जैसे आपका पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप PVC बोलते हैं, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ताप सुघट्य बहुलक। दूसरा है आपका ताप दृढ़ बहुलक। इनका प्रोसेस उससे थोड़ा उल्टा है। उसमें ताप सुघट्य में क्या प्रोसेस थी? आप ताप दोगे, गर्म हुआ, नरम हो गया, और जैसे ठंडा करोगे कठोर हो जाएगा, वापस गर्म करोगे वापस नरम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे आपने ताप दिया वो नरम थे,
और जैसे ही आपने ठंडा किया कठोर हो गए, और एक बार ठंडे करने पर यदि वो कठोर हो गए फिर आपने ताप दोगे तो वो नरम नहीं होंगे। ऐसे हो जाते हैं आपके ताप दृढ़ बहुलक। तो वे बहुलक जो ताप देने पर दृढ़ हो जाते हैं ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप ताप देते हो तो इनकी जो एक इकाइयां हैं उनके मध्य क्रॉस बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रॉस बॉन्डिंग, क्रॉस में बॉन्ड हो जाता है जिससे ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट। ताप दृढ़ बहुलक का एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट। तो ये हो गया वर्गीकरण का चौथा आधार। अब बात करते हैं पांचवें आधार की। पांचवा आधार है अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर। अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर जो आपके बहुलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है आपका प्रत्यास्थ बहुलक, पहला प्रत्यास्थ बहुलक, और दूसरा है आपका रेसे बहुलक। अब बात यह आती है प्रत्यास्थ बहुलक किससे कहते हैं? प्रत्यास्थ यानी प्रत्यास्थता आप पढ़ते हो, फिजिक्स में भी टॉपिक है 11th में। ये प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? आप किसी वस्तु को खींचते हो तो एक निश्चित सीमा तक वो लंबी हो जाती है और जैसे आप छोड़ते हो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी जो पुनः प्रारंभिक अवस्था थी उसमें आ जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी प्रत्यास्थता। लेकिन प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? वे बहुलक जिन्हें बहुबल लगाकर, वे बहुलक जिन्हें बल लगाकर खींचने पर वे एक निश्चित सीमा तक लंबे हो जाते हैं और बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुलक कहलाते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। तो लगाने पर एक निश्चित सीमा तक, एक वर्ड यूज किया निश्चित सीमा, यदि आप निश्चित सीमा से ज्यादा खींच लिया तो फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है? वे बहुलक जिन्हें बल लगाकर एक खींचने पर एक निश्चित सीमा तक लंबे हो जाते हैं, खींच जाते हैं तथा बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। और प्रत्यास्थ बहुलक जो है उसमें अपन बात किसकी कर रहे हैं? अंतराणविक आकर्षण के आधार पर। तो प्रत्यास्थ बहुलक में दुर्बल अंतराणविक आकर्षण भी पाया जाता है। कैसा अंतराणविक आकर्षण भी पाया जाता है? दुर्बल अंतराणविक आकर्षण भी पाया जाता है। तो वे होते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसका रबर, आप रबर को बल लगाकर एक निश्चित सीमा तक खींचोगे तो लंबा हो जाएगा और जैसे आप उसे छोड़ते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का पूर्ण प्रयास करता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, यानी जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उस पोजीशन में वो फिर से आ जाएगा। अगला है आपका रेसे बहुलक। रेसे बहुलक क्या होता है? नाम से स्पष्ट होता है रेसा, जैसे नाइलॉन 66 वगैरह, ऊन है, कपास है। तो रेसे बहुलक क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा है। ये तो क्या थे? प्रत्यास्थ बहुलक जो बल लगाने पर एक निश्चित सीमा तक लंबे तो होते थे लेकिन जैसे बल हटाया वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता था, लेकिन ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो वे बहुलक जो बल लगाने पर एक निश्चित सीमा तक लंबे तो हो जाते हैं लेकिन बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, ऐसे बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक अब आते क्यों नहीं है? इसका ऑपोजिट। प्रत्यास्थ बहुलक में कैसा अंतराणविक आकर्षण बल था? दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल था। लेकिन इस रेसे बहुलक में अंतराणविक आकर्षण बल आपका प्रबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका नाइलॉन 66। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्गीकरण का पांचवा आधार। अब बात करते हैं वर्गीकरण के छठे आधार की। बहुलक को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण के 6 आधार है। छठा आधार कौन सा है आपका? संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पर बहुलक आपका 3 प्रकार का होता है। रेखिक बहुलक, दूसरा है शाखित बहुलक, और तीसरा है आपका तिर्यक बंधित बहुलक। अब रेखिक बहुलक क्या होता है डियर स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा। रेखिक बहुलक क्या होता है? वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां एक सीधी श्रृंखला में जुड़ती है। वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां जुड़ करके सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है आपका रेखिक बहुलक कहलाता है। जैसे एक रेखा के रूप में एकलक इकाइयां जुड़ जाएगी, एक सीधी श्रृंखला के रूप में यदि आपकी एकलक इकाइयां जुड़ जाती है, ऐसे बहुलक कहलाते हैं आपके रेखिक बहुलक। एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथिन।
उच्च